अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति का सुल्तानी औलिया सुखन गुज़ारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लिबी इब्न अम्मे नबी दुर्रे हल अता बहरे बुर्जे नमा शाह सवार ला फता पेशवाए अंबिया उर्वतुल उसका कलमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया आयतुल्लाहिल उज़्मा क़ुस्सी शजरनी खु समर बाला गुहार साहिब नज़र फरखुंदा पर बहजत असर कुदरत कसर हमदाद गर हमदाद वर हम साहिबे दिर्रे गुसर हम मुक्तदा हम मुर्तज़ा हम मुस्तफ़ा। अगर हम आगे इसको पढ़ाते जाएं फिर अब वस्फ इनके सुनते जाएं, सिर्फ अली ऐनुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली जम्बुल्लाह, अली सिर्रतुल्लाह, इस्फतुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, सैफुल्लाह, असदुल्लाह, गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत पे मुबारकबाद पेश करते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ने के बाद मेरे फिक्र जो तायरे फिक्र था जहां तक परवास किया, बावजूद उसके कि उस पस्ती से देखा मौलाए कायनात की जिंदगी को सिर्फ मैंने 4 हिस्से में पाया। पहला हिस्सा उनकी विलादत, दूसरा विलायत, तीसरा दौरे खिलाफत, चौथा उनकी शहादत। अगर मैं बात करूं विलादत से तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत आज से 1421 साल 6 माह 12 दिन पहले बामुताबिक 30 आमुल फील इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 11 अक्टूबर 598 ईस्वी को खाने काबा में हुई। अली वो वाही शख्सियत है जिनकी विलादत खाने काबा में हुई। कुछ तो मानने से इनकार करते हैं, कुछ के दिल में बुग़्ज़ अली की ऐसी घास जमी है कि वो मानने से इनकार करते हैं। मौला करेंगे बस इसी चीज को हक की बयानी करने के लिए रुकने यामानी काबे का हर 13 रजब की शब में शिगाफ उसमें पड़ जाता है। उस दरार के उन मलाइन के मुंह पे तमाचा है जो नहीं मानते कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई। बस इसी चीज को टेस्टिमनी जो कि मेरे पास है डॉक्टर तारिक अल-कातिब, I'm just going to show you something which is going to be something more researchal based. अब मैं बताऊंगा उसी मुल्क के डॉक्टर तारिक अल-कातिब कि जो उस कमेटी में शामिल थे जिनको खाने काबा में भेजा गया सिर्फ उस दीवार की उस दरार को कंसील कर सकें, उनकी टेस्टिमनी ये है। उस टेस्टिमनी में वो क्या लिखते हैं सुनते जाइए बस। वो लिखते हैं कि I look at the crack in the holy Kaaba that opens every year, which points out where the Fatimah bint Asad came out from the Rukn al-Yamani after she remained 3 days inside the holy Kaaba, and we realize that the cracks open every year even though they're trying to concealing it. The crack still opens even after the Kaaba was demolished by Bani Umayyah, and there is a scent that comes out from the crack that does not exist in any other part of the holy Kaaba. अगर इसका मैं तर्जुमा करूं तो तारिक अल-कातिब डॉक्टर तारिक अल-कातिब कहते हैं कि जब मुझे उस कमेटी में शामिल किया कि जाके उस दरार को सील कर सके, तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वाकई वो वैसे ही शिगाफ है मानो कि जैसे फातिमा बिन्त असद यहीं से आई और यहीं से गई। हकीकत हुआ यही है। और कहते हैं कि बनी उमैया ने उसको गिरा तो दिया था लेकिन बावजूद उसके दरार का हर साल पड़ जाना ये मुझसे से कम नहीं है। और फिर कहते हैं कि एक ऐसा खुशबू आती है उस रुकन यमानी से जिसको एक्सप्लेन कर पाना जो कि काबे के किसी और हिस्से में ऐसी खुशबू मैंने नहीं महसूस की। उसके बाद मौला कायनात खुद फरमाते हैं, आप सुने मौला का जुमला, ये मेरा नहीं है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं रसूल खुदा के साथ मैं उस वक्त भी गारे हिरा में था जब वहां कोई ना था। सुनते जाए, उस वक्त भी था जब वहां पे कोई ना था। मैंने जिब्राइल से उन्हें गुफ्तगू करते देखा। मैंने रसूल खुदा को राज़ इलाही से सरशार पाया। मैंने वही इलाही को नाजिल होते देखा। शैतान की वो चीख जो उस वक्त निकली कि जब वही इलाही नाजिल हो रही थी उसको मैंने और रसूल ने ही सुना था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आते हैं वो मेरे लिए अपने दहन में ग़िज़ा तैयार करते, अपने सीने पे सुलाते और मेरा कुर्ता सिया करते थे। उन्होंने मुझ में कोई झूठ और कोई ऐब ना पाया। उनके पीछे मैं इस तरह से भागता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे भागता है। और उन्होंने इस तरह से मुझे ग़िज़ाए इल्म अता किया जैसे परिंदा अपने बच्चों के मिनकार में ग़िज़ा डालता है। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी के साथ क़याम किया जब सब नाकाम हो गए, और उस वक्त नूर खुदा के साथ आगे बढ़ा जब सब ठहरे हुए थे। मेरी आवाज़ तो सबसे धीमी थी लेकिन मेरे कदम सबसे आगे थे। ये है अली का मंजिलत। और इसी पे मीर अनीस क्या फरमाते हैं, समझे ना कोई ये कि मोहम्मद से जुदा है, समझे ना कोई ये कि मोहम्मद से जुदा हैं। एक सेब के टुकड़े हैं ये सब नूर खुदा हैं, एक सेब के टुकड़े हैं ये सब नूर खुदा। अब हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिंदगी का दूसरा पहलू विलायत। गदीरी युवा फाउंडेशन के जितने भी कारकुन जितने वॉलंटियर हैं सुने, मैं उनके लिए एक रिसर्च नासा से लेके आया हूं। इट्स एन अप्रूवल, आई विल शो यू द होल कॉपीज कहां से मुझे ये रिसर्च का अप्रूवल मिलता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा पहलू उनकी विलायत का ऐलान किया जाना। 18 ज़िलहिज 10 हिजरी मुताबिक 6 मार्च 632 महीना यही था, 6 मार्च 632 ईस्वी को बमकाम गदीर खुम में सुने एक बा एक फजाओं में एक अजब सदा गूंजी। एक बा एक फजाओं में कब 18 ज़िलहिज को एक बा एक फजाओं में एक अजब सदा गूंजी। खैर है अमला और राहबर बुलाता है, ये गदीर का मैदान आज रश के जन्नत है। दी का तकमिला होगा इंतखाब मौला है।
दी का तकमिला होगा इंतखाब मौला है रसूल खुदा ने बाहुक्म खुदा, अपने से नहीं, बाहुक्म खुदा मौला अली ने अपना जानशीन और वली मुंतखब करके फरमाया था मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला। लेकिन मुनकरीन गदीर इस बात से तो इनकार करते रहे तब भी और अब भी, लेकिन एक चीज से वो इनकार नहीं करते थे, वो क्या है? एक है कुरान, दूसरा है साइंस। तो मैंने इसी जेल में एक रिसर्च पेश की जो साइंस और कुरान से है। अच्छा, गदीरी युवा फाउंडेशन के लिए मेरी तरफ से तोहफा इस साल का, इसको रखे से याद रखें और समझाएं, लोगों को बताएं कितनी इंपॉर्टेंट रिसर्च ये हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस थिंग, ओके। ये रिसर्च है जो मैंने नासा से क्वेश्चनायर्स करके मांगा अकॉर्डिंग टू कि मकामे जो गदीर खुम है उसका हमें एक एक्सप्लेनेशन दे। ना सिर्फ नासा बल्कि रशिया की रॉसकॉस्मोस, उसी तरह हमारे ESA यानी यूरोप स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की न्यूज एजेंसी और स्पेस रिसर्च एजेंसी, उसने क्या दिया, मुझे ये रिसर्चर्स के मेरे हवाले दिए जो मुझे चाहिए थे। अब मैं बताता हूं कि रिसर्च कितना ऑथेंटिकेट हो चुका है। सबसे पहले सवाल उठता है कि अल्लाह ने मैदान गदीर में ही क्यों हुक्म दिया कि यहीं पे कयाम किया जाए और यहीं पे ऐलान गदीर होगा। तो सुने, जब हम गूगल मैप या सैटेलाइट से किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उसे लोकेट करने के लिए जमीन पर हर लोकेशन के कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट दो हिस्से में बटा होता है, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। जैसे घर का एड्रेस होता है, वार्ड संख्या होता है, उसी तरह एक एड्रेस होता है। अगर मैं कहूं इस एड्रेस की बात करूं तो ये देखिए वो एड्रेस है कि जो हमारा किसका है, गदीर खुम, जो राबी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में प्लेस है, ये उसका कोऑर्डिनेट है। ये ऑथेंटिकेट रिसर्च है, इट्स नॉट एनी फेक थिंग। अब देखिए इसमें 22.75367 लिखा हुआ है। ये अगर इस कोऑर्डिनेट को मैंने डिकोडिंग गदीर के नाम से अपनी रिसर्च रखी कि 22 जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, अगर इस सूरे को लिया जाए कुरान की और 7वीं आयत को लिया जाए तो सुने सारे नंबर्स की मैं सूरे और आयत को सुनाता हूं। 22 आयत है सूरे अल हज, याद है कहां से लौट रहे थे? 22 सूरे हज आयत नंबर 7, जस्ट देखें, और कयामत यकीनन आने वाली, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह कब्रों से मुर्दों को उठाने वाला है। वो गुरूर से मुंह फिराए होंगे ताकि दूसरे लोगों को भी राय खुदा से गुमराह कर सके। कुरान ने किसको मुर्दा कहा है और कुछ मुर्दों को जिंदा कहा है, यह आप जान। अब इसी में अगली डिजिट आती है 5, 5th। I'm just showing focus here. सूरह अल-माइदा 5वीं आयत सूरह है, सूरह अल-माइदा, उसकी आयत नंबर 3 सुने, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु व रज़ियतु लकुम इस्लाम दीना, और तुम अपनी नेमतों को और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। बस उसी के जस्ट बात देखें 67। Now I'm just going to focus 67 आयत सूरह अल-माइदा की, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अला कमा बल्लगत रिसालत, आए पैगंबर आप इस हुक्म को पहुंचा दें जो आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया, और आपने ये काम ना किया तो दोया आपने रिसालत का कोई काम ना किया या पैगाम ना पहुंचाया। तो लैटिट्यूड समझ में आया, दिस इज द लैटिट्यूड। नाउ द लॉन्गिट्यूड पे फोकस करते हैं। गदीर का मैदान जो है उसके बारे में है ये पूरी रिसर्च। उस मैदान में ये 39, 13, 7, 2, 6 ये डिजिट्स हैं। अब हम फोकस करें। 39 सूरह है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 13। तो सुने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 13 में, कुन्नी अखाफ़ इन असैतु रब्बी अज़ाबन यौमिन अज़ीम, कह दीजिए कि मैं गुनाह करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। और फिर उसकी की आयत नंबर है 7 सूरह ज़ुमर की, अपने बंदों के लिए कुफ्र, खुदा और उसके हुक्म से इनकार करना। खुदा उसे पसंद नहीं करता, अगर तुम अपनी शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो इस बात को पसंद नहीं करता। वो तुम्हें बताएगा दुनिया में क्या कर रहे थे और तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राजों से वो बाखबर है। सबने इनकार किया गदीर का। सुनते जाएं, 78,000 रवायतें हैं गदीर की, लेकिन मेरी जिससे भी डिबेट हुई, जब भी मुबाहिसा हुआ, सबने इनकार कर दिया। गदीर तो एक ज़ईफ़ सी रवायत है, इसकी हकीकत नहीं। तो सुनो, हकीकत साइंस से प्रूव करते हैं। सूरह अल बकरा आखिरी की डिजिट है 2 और 6, सूरह बकरा दूसरी सूरह आयत नंबर 6। तो सुने, अल्लज़ीना कफ़रू सवाअ अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ऐ रसूल जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार कर लिया है उनके लिए सब बराबर, आप उन्हें डराएं या न डराएं, ईमान लाने वाले नहीं हैं। That's a proof from the NASA. Now next. अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तीसरा समय, जल्दी से मैं वक्त खत्म करता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तीसरा हिस्सा दौरे खिलाफत है, जिसके बारे में मौला कायनात खुद फरमाते। सुने मौला क्या फरमाते, मैंने आनाने हुकूमत संभाली तो उसमें कुव्वत परवास पैदा हो गई। मैंने आनाने हुकूमत संभाली, इसमें कुव्वत परवास पैदा हो गई, और मैं तनो तनहा इस मैदान में भी बाजी मार ले गया। मेरे असबात पहाड़ों जैसे थे जिन्हें ना तेज हवाएं हिला सकती थी, ना कोई आंधियां, ना किसी के लिए मेरे किरदार में तनो तंज की गुंजाइश थी, और ना ही कोई ऐब लगा सकता था। मैं क़ज़ा इलाही पर राजी हूँ और उसके आगे सरापा तस्लीम हूँ। पिछली बार मैंने गवर्नेंस ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम पे पढ़ा था, अब मैं बताऊंगा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पॉलिसीज के बारे में, किस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन किया था। उसको इमाम ने 3 हिस्सों में बांटा। पहला जो पॉलिसी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे इंतजामिया या प्रशासनिक पॉलिसी कहते हैं। दूसरा उनकी पॉलिसी थी कल्चरल पॉलिसी, जिसको सकाफती या सांस्कृतिक पॉलिसीज कहते हैं। तीसरी उनकी सोशल जो समाजी पॉलिसीज थी। तो सुने जल्दी से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इमाम अली की क्या थी।
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक पॉलिसीज के बेस जो आधार बनाया था, जानते किससे बना रखा था? ये है इमाम की अदालत और इंसाफ। उन्होंने ऑनेस्टी एंड ट्रुथ इन पॉलिटिक्स, ये मेन पॉइंट रखा था। ऑनेस्टी एंड ट्रुथ इन द पॉलिटिक्स, प्रशासन में ईमानदारी और सत्यता होनी चाहिए। दूसरा उनकी पॉलिसी थी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सक्षम प्रशासन की नियुक्ति, भाई भतीजावाद से मुक्ति। ये उनका फेमस कह सकते हैं, ये मेन बेस था। और प्रोवाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेटर विद द फाइनेंशियल, प्रशासक को उसकी बुनियादी सुविधा अगर मुहैया करा दी जाए तो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। दूसरी चीज इमाम ने चौथी पॉलिसी रखी, स्पेशल केयर टू आर्म फोर्स, सशस्त्र बलों पर उन्होंने खास ध्यान दिया। आज आर्मी के हालात क्या हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंटिंग एनीवन, लेकिन सशस्त्र बल पर उन्होंने खास ध्यान देकर बताया कि अगर तुम चाहते हो कि स्टैंडर्ड समाज, एक निजाम कायम हो, तो इस तरह से करके दिखाओ। नेवर एक्सेप्टिंग गिफ्ट, और सबसे अहम मुद्दा नेवर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट्स, यानी उसको बैन कर रखा। कोई भी प्रशासक को कोई ना गिफ्ट देगा, ना कोई उपहार देगा, ना कोई तोहफा देगा, क्योंकि यही तो करप्शन की जड़ है। तो इमाम ने कम करवा दिया। नेसेसिटी फॉर सेटिंग अप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटर द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने शुरतुल खमीसा का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने बताया स्पेशल टीम लगाई, यानी पहले प्रशासक के पीछे जासूस, उस पीछे के भी जासूस और उसके भी जासूस, ताकि समझ में आ जाए सिस्टम में हो क्या रहा है। यह है इमाम का निजाम। अल्टमोस्ट केयर इन सेलेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक को चुनते वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना। किन पॉइंट्स का सुने? नेक दिल होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, साबित कदम, भ्रष्टाचार से मुक्त, नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। ये इमाम की पॉलिसीज हैं। हल्की चीजें हवा में नहीं, ये पर्शियन के बुक से निचोड़ निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। कल्चरल पॉलिसी सुने, 4 पॉलिसी मैं बताऊंगा। इमाम की 45 पॉलिसी में से मैं 4 बता रहा हूं, सुने। इमाम ने कल्चरल पॉलिसीज, सुनिएगा बच्चे खासकर, मेरे स्टूडेंट प्लीज, मेरे भाई सुनना इस चीज को। इमाम ने कल्चरल पॉलिसीज में क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को ज्यादा मेन मुद्दा बनाया था। इमाम अली ने मदरसे खोले, दरसगाहें खोली, कूफे में अरबिक ग्रामर, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लिटरेचर पे काम किया। गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। किस पर? गर्ल्स एजुकेशन पर। उन्होंने अपनी, अच्छा इस चीज की मैं बताऊं, उनकी बेटी जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, वो घर पे दर्स दिया करती थी, कुरान के दर्स, लिटरेचर के घर, हिस्ट्री के। अब मैं क्या कहूं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जिसके घर के कनीज फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो, जिसकी पोती फातिमा बिन्त हसन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा में एक्सपर्ट हो, ऑप्टिक्स की एक्सपर्ट हो, वो है घराना अली का। सोचिए कि कहां से अली और क्या है अली। हमारी कुव्वत परवाज वहां तक नहीं जा सकती, ना सोच सकती है। फिर सुने, इमाम अली ने समाज में किसी इंसान की कद्र का आधार, सुनते जाइए, किसी की इंसान की वैल्यू का आधार ज्ञान को बनाया, ना कि दौलत को। कि समाज में किसी की क्या अहमियत है, उसके पास कितना इल्म है, बस देख लो, ये उसकी अहमियत, ना कि दौलत। और फिर इमाम ने, अच्छा एक बात मैं बताऊं, इमाम ने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया, तालीम पे फोकस किया। तालीम को जरा लफ्ज को देखें, ते आइन लाम ये मीम, आइन लाम ये अली है। तालीम में से अली को निकालो, ते और मीम बचेगा, यानी तुम। और जब अली निकल जाए किसी इल्म से तो वो तुम ही बचते हो। अगर हिंदी में देखें, ता और मीम होता है तम मीन्स होता अंधकार, अंधकार मीन्स अंधेरा। अगर तुम अली को निकाल कर ज्ञान लेते हो तो समझ लो तुम अंधकार का नॉलेज ले रहे हो, तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं आ रहा। क्यों? इमाम ने बस इल्म को नहीं फोकस किया, तहजीब पर फोकस किया। सुने, करेक्शन ऑफ पब्लिक कल्चर। क्यों? क्योंकि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इमाम ने इस पे फोकस करते हुए करेक्शन ऑफ पब्लिक कल्चर पे किया, झूठे रीति रिवाजों को, रस्मों को बैन कर दिया। क्रिटिसिज्म, अब सुने, सबसे मेन पॉइंट है, बस एक पेज लास्ट में आपको बताता हूं। क्रिटिसिज्म, यस क्रिटिसिज्म, आलोचना करने वाले, तंज कशी, छीटा कशी करने वाले। सबसे ज्यादा किसी भी शासन के लिए, किसी गवर्नर के लिए, गवर्नेंस में सबसे बड़ी खलल डालते हैं तंज कसने वाले हैं। किसी शासन के लिए सबसे बड़ा नुकसान आलोचक हैं। इमाम अली से अपनी जिंदगी के दौरे खिलाफत के पहले 3 साल में इमाम ने क्या किया? सुने, उनकी सबसे बड़ी जंग थी नखीतुन से, कसीतुन से, मरीकुम से। ये नखीतुन कौन? वादा खिलाफी करने वाले, जिसके असरार जंग जमल के शक्ल में सामने आए। ठीक है। कसीतुन हक से मुंह मोड़ने वाले, जिसके असरार सिफीन की जंग में सामने आते हैं। और मरीकुम जो निफाक करने वाले हैं, वो शक्ल नहरवान की जंग में सामने आए। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजेस जो किसी शासन को फेस करना पड़ता है। इमाम अली ने फेस किया। एडहेरेंस टू ट्रुथ रेदर देन द पर्सनालिटीज, हक परस्ती और हक शिनासी को इमाम ने कहा। जब उन्हें पता चला बनी हाशिम के कुछ लोग रईसों के यहाँ दावतों में जाने लगे हैं, तो उन्होंने
खत भेजकर मना किया, तंबीह करते हुए उन्हें आगाह किया आइंदा से ये बात ना सुनने में आए कि कोई रऊसों की महफिलों में, दावतों में शिरकत की जा रही है। इसलिए हक शिनासी और हक परस्ती पर फोकस किया। सोशल पॉलिसी जो लास्ट है, इमाम अलैहिस्सलाम का सोशल जस्टिस पूरे दुनिया उसका लोहा मानती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, किसान यहाँ पर बहुत है, मैं उनके लिए बताता हूँ इमाम अली ने क्या किया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट में इमाम अली ने बाग बगीचों, चट्टानों को फाड़ के उसमें खेती करना और इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। ये इमाम की, इसको सुने समझें, ये इमाम ने करके दिखाया। उन्होंने बिजनेस के लिए ट्रेड फेयर लगवाए कि जिससे कि किसानों के पास उनकी पैदावार का सही उनको उसका मूल्यांकन करके दे दिया जाए, किसी का हक ना मारा जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मार्केट को फोकस किया है। पॉलिसी उनकी, मार्केट में खुद जाते थे, मार्केट इवोल्यूशन करते थे। उनके पास एक टीम होती थी, तराजू और बटखरे को चेक करती थी। आयतें सूरह मुतफ्फिफीन कुरान की याद रहे दिमाग में। इस पे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक टीम बना रखी थी जो चेक करता था कि किसी का तराजू कहीं डंडी तो नहीं मार रहा, कहीं तौलने में कमी तो नहीं कर रहा, किसानों की पैदावार का सही दाम लगाया जाए, उनके खरीद फरोख्त के लिए बगल के जो मार्केट है उनके रेट क्या चल रहे हैं, जहां ज्यादा फायदा हो सकता है वहां अपनी पैदावार को बेचो, इसका निजाम कायम किया। नॉट डिलेइंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एसेट्स, यानी किसी भी इंसान की जो भी हक है उसको बांटने में कभी कमी नहीं की, कभी देरी नहीं की। सुने, कभी अनाज गोदाम में सड़ा नहीं। इमाम अली की दौरे खिलाफत में एक भी वक्त नहीं आया कि जब गोदाम में कोई अनाज सड़ गया हो। फसल का नया साल शुरू होने से ही कबल क्या करते थे इमाम अली, सारे गल्ले अनाज बंटवा देते थे, एक दाना नहीं बचता था, और उसी गोदाम में झाड़ू लगाकर साफ करने के बाद इमाम 2 रकात नमाज अदा करते थे। और नमाज अदा करके कहता था, एक पूछने वाले ने पूछ लिया, इमाम ये क्या आप करते? तो उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कि जिस जमीन पर नमाज पढ़ी जाती है रोज़े महशर गवाही देगी, और कल को यही जमीन गवाही देगी कि अली ने किसी का नाहक हक नहीं मारा, एक दाना भी नहीं छोड़ा, और उसको साफ करके उस पर नमाज अदा करके अली ने बताया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और किसी की हक शनासी क्या है। प्रोहिबिशन इन बिस्ट्रॉइंग गिफ्ट्स ऑफ पब्लिक एसेट, यानी माले, जो जहां पे माल होता था जिसे बैतुल माल कहते हैं, वहां से कभी आमतौर पे क्या होता है, ओलंपिक जीत के आए, कोई अवार्ड लेकर आए, मेडल लेकर आए, सरकार ने खजाने से करोड़ों की नुमाइश कर दी, करोड़ों रुपए दे दिया। इमाम अली ने इसको बैन कर दिया था। कोई भी पब्लिक एसेट्स में एक भी गिफ्ट किसी को नहीं दिया जाएगा, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। फेयर लेवीज ऑन टैक्स, जंगों के हालात आपदा होने से टैक्स का भी दाम नहीं बढ़ाया इमाम ने, टैक्स लगता था वैसे ही लगता था, चाहे जंग हो जाए या कुछ हो जाए। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस से इमाम ने कंप्लेंट बॉक्स रखवाए, पब्लिक कैन डायरेक्ट आस्क द क्वेश्चन, लोग आके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब जस्टिस विद ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर इक्वल, जानते हैं कोड़ा लेके इमाम चला करते थे बाजारों में और देखते थे किसी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है फौरन उसकी सजा देना। एक वक्त में जब देखा उन्होंने एक बूढ़ा सा ईसाई भीख मांग रहा है, तो कहा मेरे दौरे खिलाफत में ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ईसाई भीख मांग रहा है? तो लोगों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया लोगों ने कि ये पहले जब जवान था लोगों ने इससे काम लिया, जब काम लिया ये बूढ़ा हो गया इसको छोड़ दिया। इमाम ने कहा नहीं, इसका हक पामाली की गई है, इसलिए इमाम ने उसको बैतुल माल से उसकी पेंशन बांधी और जब तक वो बूढ़ा मरा नहीं बैतुल माल से उसकी पेंशन आती रही। इमाम का निजाम ऐसा था कि जिसको ता क़यामत कोई फॉलो नहीं कर सकता, अगर कर भी सकता तो एक हद तक। इसी झैल में फिलिप हिट्टी कहता है हिस्ट्री ऑफ अरब के पेज नंबर 183 पर, जंग में मिसले बर्क हुकूमत में आदिल, गुफ्तगू में फसीह, दोस्तों का वफादार और दुश्मनों पर रहम दिल। लिखता है कोई तलवार नहीं उसकी जुल्फिकार की तरह, कोई तलवार नहीं उसकी जुल्फिकार की तरह, कोई शजी नहीं हैदर कर्रार की तरह, कोई शजी नहीं हैदर कर। और इसी जेल में लिखता है डॉक्टर हेनरी स्टब, किताब का नाम है एन अकाउंट ऑफ राइज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मोहम्मदनिज्म, पेज नंबर 83 पर, अली को दुनिया की रौनक अपना कायल नहीं बना सकती थी, वो बहुत ज्यादा जानने वाले इंसान थे। सिर्फ वो नहीं जिसको समझा जाए, बल्कि वो सब जानना जिस पर अमल किया जाए। ये है मुहासिल जो निकल कर आता है। ये फिर मैं बोलता हूं, सिर्फ वो जिसको समझा, वो नहीं जिसको समझा जाए, बल्कि वो सब जानना जिस पर अमल किया जाए। मेन इमाम का ये कॉन्सेप्ट जिसको इंप्लीमेंट हमें करना है। जॉर्ज जॉर्डिक अपनी किताब द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस में लिखता है, जालिमों को सजा दिलवाना, मजलूमों का हक देना और जुल्म के खिलाफ दुश्मन बने रहना, मजलूमों का दोस्त बनकर रहना। इन बातों पर अमल करते हुए अली ने कभी अपनी जिंदगी में आराम नहीं किया, यहां तक कि उनकी शहादत हो गई। और माइकल नेमी जॉर्डन का एक फिलोसफर है, वो लिखता है कोई कितना बड़ा फिलोसफर हो जाए, कौन कितना बड़ा हिस्टोरियन हो जाए, लेकिन ता क़यामत अली के वस को लिखने में वो हमेशा कासिर रहेगा। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।